हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम CA 1 एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बेसिकली वीडियो बड़ा ख़ास है, स्पेशल है। जो RPSC के द्वारा अपने राजस्थान के अंदर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है, SO जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग उसके लिए एलिजिबल भी है और वो लोग लगातार इस वैकेंसी के बारे में, आज हालांकि इसका लास्ट दिन है, आज यानी 2 तारीख को। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, पहली चीज़ तो आपको मस्ट है, अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। तो एक तो मैं इस वैकेंसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आपने हालांकि हो सकता है किसी ने अप्लाई किया तो पूरा पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार क्विकली वो उसकी हाईलाइट बताना चाहूँगा। दूसरा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा कि किस तरीके से इसके अंदर आपका मार्किंग और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इसको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इसको एग्ज़ाम को देने की सोच रहे हो तो इसको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। थोड़ा ये स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा है। स्टेट जो आपने कभी पढ़ी होगी BCom MCom के अंदर या CA के अंदर, तो वो स्टेट्स का पोर्शन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। तो ये सांख्यिकी और उससे रिलेटेड ज़्यादा है। शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहली चीज़ तो यही कि इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 2 अक्टूबर है, और टोटल जो है अपनी 43 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। 43 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसके अंदर 11 अनरिजर्व्ड है, 4 SC और 7 ST, देन OBC के लिए 4, EWS के लिए 3, और इस तरीके से टोटल 43 पोस्ट है इसके अंदर अपनी 43। तो अच्छी पोस्ट है। और सबसे मेन चीज़, ये ऑफिसर कैडर की पोस्ट है। 4800 पे ग्रेड जिसको आप बोलते हो, या L13 L12 या L13 जो है, इसके अंदर आपका सैलरी रहती है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, ऑफिसर लेवल की सैलरी है एंट्री में, शुरुआत में ही। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबल वैसे आपने देखा होगा, अगर आप कॉमर्स के हो तो या तो आपने इकोनॉमिक्स में MCom कर रखा है, या फिर आपने नॉर्मल अपना जो MCom किया है कॉमर्स विथ स्टैटिस्टिक्स, जिसको अपन ABST बोलते हैं, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो आप में से ज़्यादातर लोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई किया होगा, अगर आप नेट क्वालिफाई या आप क्वालिफाई करने की सोच रहे हो तो ये स्टेट्स के साथ में जो कॉमर्स की जो नॉर्मल अपनी अकाउंटिंग के अंदर BCom होती है, मैं सरल शब्दों में आपको बताऊँ तो आप सब लोग एलिजिबल हो। अब इसके साथ में इन्होंने एक चीज़ बोली, एक तो RSCIT, ये तो चलो कोई बात नहीं, छोटा सा कोर्स होता है, आप ले सकते हो इसके लिए। मेन चीज़ है इसके अंदर एक्सपीरियंस का लिखा है इन्होंने, 1 ईयर का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या किसी कॉमर्शियल कंसर्न या यूनिवर्सिटी में स्टेट से रिलेटेड वर्क का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी आपने नहीं भी किया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। वहाँ अगर आपने MCom 2nd क्लास में किया है तो भी चलेगा, और यहाँ पर अगर आपने 1st क्लास MCom किया, मतलब 60% के अबो, देन आपको ये एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कुल मिला के ये अपनी इसकी एलिजिबिलिटी है। ये मैं आपको क्विकली इंट्रो बता रहा हूँ इसका, फिर मेरा मकसद मेन ये है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखना, और बहुत सीरियसली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टैट्स है, स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहता है अपने लिए। तो इसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, मैं आपको पास्ट के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जितना हम सोचते हैं वैसा है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है अपने सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, टोटल 100 मार्क्स का वेटेज रहेगा, जिसके अंदर से अपनी फाइनल कट ऑफ जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए, उसके अंदर से 40% वेटेज तो है रिटन टेस्ट का, जो एग्ज़ाम होगा रिटन उसका, ठीक है। 20% है आपका एकेडमिक मतलब आपका BCom MCom इनका स्कोर, ठीक है। और बाकी 40% है वो है इंटरव्यू। तो 3 पार्ट हो गए, 40, 20 और 40। अब जो ये 40 नंबर है रिटन टेस्ट, सबसे पहले यही होगा आपका रिटन टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये 150 नंबर का होगा, 120 मार्क्स का, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं 30 नंबर तो जो है वो राजस्थान GK, उसका भी बहुत सेलेक्टेड पोर्शन, और बाकी 120 नंबर जो है वो अपना फील्ड से रिलेटेड, जिसके अंदर स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर है। अभी हम डिटेल में देखेंगे सिलेबस क्या चीज़ है उसके अंदर और कैसे उसको आपको हैंडल करना है। तो ये वेटेज रहेगा। अब मान लो उस 150 के अंदर से आप 120 नंबर ले आते हो तो प्रपोर्शनेटली आपके उतने नंबर बन जाएंगे, मतलब 120 डिवाइड बाय 150 इंटू
40, तो जितने नंबर ये आ जाएंगे प्लस आपके एकेडमिक जुड़ जाएंगे और इंटरव्यू वाले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपटीशन इस तरह के एग्ज़ाम के अंदर रहता है बहुत ही कम। जितना कंपटीशन दूसरे एग्ज़ाम में आरपीएससी के रहता है उतना इस एग्ज़ाम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ आते हैं, ये तो इसकी बेसिक बातें हो गई। अब अपने सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से शुरू करना चाहिए। तो देखिए सिलेबस के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट ए दे रखा है। पार्ट ए है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, 30 नंबर के लिए है ये, जिसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर के कुछ पार्ट दे रखे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री पोस्ट हिस्टोरियन, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर खानदानों के नाम दे रखे हैं, राठौड़, कछवा, सिसोदिया, इस तरह के। फिर 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंदर जो अपने भी जन जागृति हुई, यहाँ पे प्रजामंडल और इस तरह की चीज़ें जो हुई थी, संस्थाएं बनी थी, देसी राज्य लोक परिषद और इस तरह की मारवाड़ हितकारिणी सभा, अलग अलग जो थी, थोड़ा बहुत उसका है। फिर राजस्थान के प्रमुख जो मेले हैं, फेस्टिवल है, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशन, क्या कपड़े पहनते हैं, ये चीज़ें। फिर आर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो मेन आर्ट है, फोर्ट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, प्लेसेस हो गए, पेंटिंग हो गई आपकी ये बनी ठनी, और मारवाड़, मेवाड़, अलग अलग जो स्कूल्स है। फिर रिलीजियस लाइफ, जितने भी संत लोग, देवता देवी, ये सारे। फिर लैंग्वेज और लिटरेचर, राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, उसको किस किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया। ये एक चीज़ हो गई हिस्ट्री और कल्चर की, ये पूरा एक ही टॉपिक है। आपको ये पढ़ने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत सेलेक्टेड चीज़ें दे रखी है, और इस तरह के एग्जाम में जो सेलेक्टेड चीज़ें दी होती है तो वो वहीं से पूछते हैं जो चीज़ें। अब जैसे हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको 10 खानदान मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वही पढ़ना है। मेजर राजपूत डायनेस्टी कौन कौन सी, ये गोहिल वंश, सिसोदिया वंश जो मेवाड़ के हैं, चौहान वंश अजमेर के, राठौड़ मारवाड़ के, और ये कच्छवाड़ वंश ये पता नहीं कहाँ के। तो ये पर्टिकुलर आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर जो राजस्थान के अंदर प्रजामंडल के हुए तो 4-5 जो मेन प्रजामंडल है उनके संस्थापक कौन थे, कब हुई, तो ये सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको पढ़नी है। इसके ऊपर अपन डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन कि आपको क्या सोर्स यूज़ करना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जियोग्राफी। ये तो एकदम सटीक टॉपिक है, आप बिल्कुल इसके अंदर सही क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा आपको समझना रहता है कि कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झीलें हैं, कौन कौन सी। राजस्थान ज़्यादा आपको पता है ऐसे कोई डाइवर्सिटी है नहीं इतनी, तो सेलेक्टेड चीज़ें उनको आपको 4-5 मेन नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। सेकंड आता है मेन पार्ट बी, ये तो आपका 30 नंबर का है, 20% वेटेज इसका है, मतलब 150 में से 30 नंबर का ये है। और इस पूरे 150 का वेटेज कितना है, 40% है। तो आप बाकी वाला जो पोर्शन है ना, इंटरव्यू और एकेडमिक, उसमें तो सब लगभग बराबर रहेंगे, कंपनसेट हो जाएगा। मेन जो डिफरेंस होगा वो यहीं से होगा कि आप रिटन टेस्ट के अंदर कितने नंबर लेके आते हो। पार्ट बी के अंदर क्या क्या है ये देखना। तो सबसे पहले तो ये स्टेट्स के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, नाम पढ़ने में आपको मुश्किल लगेंगे, मीन, मोड, मीडियम वगैरह, ये हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। फिर डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, वाइटल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये थ्योरी पार्ट है। यहाँ तक ये पूरा स्टेट्स का पार्ट है। एक तो मेजर टॉपिक हो गया कौन सा, स्टेट्स, किसके अंदर, रिटन टेस्ट के पार्ट बी के अंदर, जो 120 नंबर का है, उसमें से एक मेजर पोर्शन हमने पढ़ा कौन सा, स्टेट्स का। दूसरी चीज़ आती है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक इको का पार्ट आ गया, इकोनॉमिक्स का छोटा सा, ठीक है, बेसिक है, जिसके अंदर ये ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह कैसे कैलकुलेट होते हैं, इनके क्या फार्मूलाज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब बिल्कुल ये ऐसी चीज़ें जो एक बार पढ़ लेते हो तो इनमें फिर गलती के कोई चांस नहीं रहते हैं, सटीक आंसर लगते हैं, ठीक है। देन फिर इसी से जुड़ा हुआ पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट और पब्लिक के फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ फिजिकल बैलेंस और फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये इस तरह के होते हैं ना, रेवेन्यू डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीएसटी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये चीज़ें। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, हंगर इंडेक्स, ये जो मेन इंडेक्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर करंट सवाल भी पूछते हैं कि
इस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी पोजीशन थी लेटेस्ट, ये कौन जारी करता है, इस तरह की चीज़ें। फिर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक दे रखा है जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी की रिसेंट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, गवर्नमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, पॉवर्टी को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1990 वाले नीति आयोग, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, और कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, बड़े सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ मैथ्स के टॉपिक है 4-5, एंड लास्ट इसके अंदर रहता है आपका आईटी और कंप्यूटर। इसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं, जैसे क्या क्या है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो अलाइनमेंट, ग्राफ, चार्ट, हेडर, फुटर, टैब, ऑप्शन, स्प्रेडशीट। अगर आप कंप्यूटर लेके एक बार इनको बैठते हो ना टॉपिक वाइज, ये क्या है, ये क्या है, तो ख़त्म किया जा सकता है 2 घंटे के अंदर, इतना सा टॉपिक है। लास्ट में कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे ये जो ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम आजकल चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या ई गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है, जन सूचना पोर्टल, फिर एक वो शिकायत के लिए कौन सा पोर्टल है वो वाला, और इस तरह की चीज़ें। अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह, ये इनका बेसिक नॉलेज, मतलब टैली के अंदर क्या होता है वो नहीं पूछेंगे, सॉफ्टवेयर किस किस तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, अलग अलग जो होते हैं ना वो सारे। तो ये कुल मिला के 150 मैक्सिमम क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के हैं, 2.5 घंटे का पेपर है, सबका एक एक नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी 1/3, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सुनना बात ध्यान से। अगर मैं सिलेबस को बांट के आपको बताऊं कि सिलेबस में अपने क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये जो रिटन टेस्ट है आपका, कितने नंबर का है, 150 मार्क्स, और इतने ही क्वेश्चंस। 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए हो गया और पार्ट बी हो गया। पार्ट ए आपके कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का, यानी सिर्फ 20% वेटेज है इसका, ठीक है, ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। इसके अंदर भी सिंपल 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा जियोग्राफी। ये दोनों साथ ही पढ़े जाते हैं, इसलिए मैंने साथ लिख दिया। आप चाहो तो इसको 3 टॉपिक मान सकते हो। प्लस इनमें भी सारी हिस्ट्री नहीं सेलेक्टेड, आर्ट कल्चर में जो जो टॉपिक दे रखे हैं, मेले, मूर्तियाँ, किले, फिर पेंटिंग्स और ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी जो इम्पोर्टेंट है अपना, 120 मार्क्स के लिए, यानी करीब करीब 80% वेटेज इसका है। इसको अगर अपन क्लासीफाई करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आती निकल के क्या, स्टैट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आती है क्या, इकोनॉमिक्स, जिसमें अपनी माइक्रो और मैक्रो है। फिर इसी का एक सब पार्ट मान सकते हैं इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर ये करंट की चीज़ें ज़्यादा, जो जीडीपी वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चला रखी है, वो सारी चीज़ें। थर्ड इसमें आता है मैथ्स, बहुत ही लिमिटेड 4 से 5 टॉपिक दे रखे हैं, सिर्फ वही, उनका भी एकदम बेसिक। आपको कोई वहाँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, मतलब समझ लीजिए आपको कोई सॉल्व करने के लिए बड़ा सा इक्वेशन नहीं मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जो टॉपिक दे रखे हैं उनके ऊपर। एंड फोर्थ जो है आपका कंप्यूटर, अगेन वेरी बेसिक चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट। सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान लिख देते तो आप क्या पढ़ो, कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है, गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या स्कीम लेके आए हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो अलग अलग मेथड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी है। तो ये 4 चीज़ें हैं कुल मिला के। अब हम लोगों ने ये सोचा है कि इसका अपना एक बिल्कुल प्रॉपर बैच स्टार्ट किया जाए, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें हम लोग सिस्टमेटिकली कवर करवाएं। सबसे ज़रूरी मैं मानता हूँ इसके लिए आपकी जो स्टैट्स और ये इकोनॉमिक्स और ये कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके करीब करीब 100 नंबर कवर हो जाएंगे 120 में से या 150 में से। बचेगा एक ये पार्ट मेजर ये वाला,
जो आपको साथ साथ में और पढ़ते रहना है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए भी आपको एक अच्छी सी फैकल्टी लाके जो जो सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं क्विक रिवीजन उनका भी करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपनी जो है वो क्या करेंगे, अपन एक इसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं अभी, जिसमें सबसे मेन तो अपना रहेगा स्टैट्स। स्टैट्स को लेके बड़ा हुआ रहता है, बड़ा डर रहता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, सेल्फ समझ में भी नहीं आता। तो स्टैट्स को पंकज सर इस तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब मैंने खुद पढ़ रखा है उनसे स्टैट्स एग्ज़ाम के लिए। एक अगर आप चैप्टर लेके बैठते हो, मान लो सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसको अपने स्टैंडर्ड किसी किताब के अंदर देखोगे तो 50 से 100 पेज उसके मिलेंगे, अलग अलग खूब सारी इक्वेशन, खूब सारे फार्मूलेज याद करने के लिए होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर अगर आप देखोगे ना, इसी एसओ के लास्ट 3-4 पेपर या एबीएसटी के अंदर जो स्टैट्स आती है वो, या फॉरेस्ट ऑफिसर, और उनके अंदर भी स्टैट्स का कुछ पोर्शन होता है। जहाँ जहाँ भी स्टैट्स आरपीएससी के सिलेबस में है, अगर आप वो पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सैम्पलिंग के अंदर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी, उस चैप्टर के अंदर सिर्फ जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे किसी ने थ्योरी दी तो ये किसने दी थ्योरी, उसका नाम, जो बिल्कुल याद रखा जा सकता है, उसकी अजम्पशंस क्या थी, कोई आपको वहाँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे, तो भी ऐसे जो आप 1 मिनट के समय के अंदर उसको पूरा कर पाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ है स्टैट्स, जिसको अगर आप प्रॉपरली समझ के अगर याद कर लेते हो, जो जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है उनको ध्यान में रख के, तो आप इसके अंदर मतलब 40 से, अगर 40 क्वेश्चन आते हैं मान लो स्टैट्स के, तो 40 में से 35 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो। ये बिल्कुल गणित के जैसा ही है, जिसके अंदर आप बिल्कुल सटीक, और इतनी आसान चीज़ें होती है, मतलब नाम सुनने में ऐसा लगता है कुछ बड़ा होगा, इंडेक्स नंबर, पता नहीं उसके अंदर क्या। गिनती की 4 थ्योरीज दे रखी है, 3 थ्योरी दे रखी है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है, या एक का एक्सटेंशन है दूसरे का एक्सटेंशन है, इसने जो कमियां बताई वो अगले ने सुधार दी, अगले ने जो कमी रखी वो उसके अगले ने सुधार दी। तो उसकी कुछ अजम्पशन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो सब समझने लायक चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो, पंकज सर इसको बहुत बहुत अच्छे से तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अगले इसी वीक के अंदर, आपको नेक्स्ट वीक के अंदर इसके यूट्यूब के ऊपर अपनी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आप अटेंड करके खुद परखिएगा, खुद देखिएगा और समझिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखिए तैयारी की हुई कभी बेकार नहीं जाती है लाइफ के अंदर। अगर आपने अभी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम दिए हैं, जूनियर अकाउंटेंट, एओ, एबीएसटी प्रोफेसर, आपका स्कोर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आपने जो लास्ट 2-3 महीने 4 महीने जो पढ़ाई की है ना, वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी, कभी ना कभी देगी। मैं मेरा खुद का बताता हूँ आपको, मैंने कोल इंडिया की एक वैकेंसी आई थी 2016 के अंदर, जब मेरी सीए कंप्लीट हुई थी। तो पता नहीं क्या उस टाइम, मतलब ऐसा पढ़ा रहे थे, लेकिन साथ में पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि जॉब की जाए, तो मैंने उसकी थोड़ी सी तैयारी की, एक बुक वगैरह लेके आया, मैं नोट्स बनाए। तो उसके अंदर तो मेरिट जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब 160 के अबो था स्कोर, कट ऑफ 200 में से मेरे आ रहे थे 150 से कम थे, 148 लगभग, नहीं हुआ, छोड़ दी मैंने। फिर अपन टीचिंग के अंदर ही चल रहे थे, लेकिन 2 साल बाद उसके एओ का एग्ज़ाम आता है, और वो जो वहाँ मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, वहाँ जो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, अकाउंटिंग और ये जो सारी चीज़ें जो सिलेबस के अंदर मैं सीए में पढ़ी थी लेकिन भूल गया था, तो वो पढ़ी हुई चीज़ें वापस काम आती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपने इन रिसेंटली एग्ज़ाम दिए, ये तो एक भर्ती उसी का एक्सटेंशन है, बस एक स्टैट्स में मानता हूँ मेजर चीज़ है, जिसको लेके मैं आपको निश्चिंत करता हूँ। मैंने खुद पढ़ रखा है पंकज सर से, आप यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको विद पेपर, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट, फिर उस टॉपिक के जितने भी पास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए निकालेंगे आरपीएससी की वेबसाइट से और सॉल्व करेंगे। आप खुद देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आप इसको जारी रखिएगा, बीच में गैप मत लाना, भले आपके पिछले एग्जाम अच्छे हुए बुरे हुए, आप अपनी जो तैयारी की हुई है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो उसको जारी रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये एग्ज़ाम का भी आप अप्लाई कीजिए, आपने किया है तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मेरा कहना है। दूसरा स्टैट्स हो गई, इकोनॉमिक्स मैं आपको करवाऊंगा इतने अच्छे से, मैं खुद की तारीफ तो क्या करूं, लेकिन इतना मेरा वादा है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई थ्योरी हो, चाहे कोई फिगर्स हो जो याद रखने लायक, जीडीपी, एनडीपी, एवरीथिंग, हर चीज़
जो अपने सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, और लॉजिकली समझ के, बिल्कुल कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। गिनती की 5-10 बातें होगी, कोई फैक्ट फिगर जो याद रखने हैं, तो हम उनको इतनी बार क्लास के अंदर यूज़ करेंगे कि वो भी आपको ऑटोमेटिकली यूज़ थ्रू हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ बचती है कंप्यूटर, इम्पोर्टेंट, तो वो भी आपको यहाँ कवर करवाएंगे। ज़्यादा उसके अंदर तो है नहीं, 2-5 लेक्चर है, मुश्किल से 3-4 घंटे के अंदर जितने टॉपिक दे रखे हैं सारे कवर हो जाएंगे। अब ये हम लोग लेक्चर शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मैं बताऊं, देखिए पढ़ाने को इसको 4 महीने 5 महीने में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन लाइफ के इस स्टेज में आप भी जब भी कोई डिसीजन लो तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आप लाइफ के अब उस स्टेज में जहाँ आपने 11th-12th पढ़ी है, हायर सेकेंडरी तक, फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो अब आप किसी भी चीज़ को ऐसे जीरो से पढ़ना एकदम धीरे धीरे वो नहीं कर सकते अफोर्ड। अब आपको ज़रूरत है, आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा। आपको वही सोर्सेज, वही क्लासेज सेलेक्ट करनी है जो आपको क्विकली इन चीज़ों को कवर करवाए, फिर ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सको। तो हमारा भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको इन लेंथ, जैसे अगर स्टैट्स के इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, इसकी 100 क्लासेज तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन वो वर्थ नहीं करेगी। आप 100 क्लासेज 100 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर इतना वेस्ट करोगे, अननेसेसरी उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो एग्जाम में ना आज तक कभी पूछे गए, बड़ी बड़ी टेबल सारणी लेके अपने इसमें कभी नहीं आते। तो वैसा नहीं है, अपना टारगेट रहेगा इसको कम से कम समय में कम से कम नंबर ऑफ लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया जाए। और साथ में मेन चीज़ आरपीएससी के अंदर आप मानोगे नहीं, लेकिन 150 नंबर का ये टोटल पेपर है ना, 15 से 20 मिनिमम बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो रिपीट होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, और स्टैट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा। तो जो पुराने जितने भी पेपर हो रखे हैं वो अपन सिस्टमेटिकली साथ साथ में अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। इसके साथ प्लान है टेस्ट सीरीज़ को भी शुरू करने का, तो देखते हैं वो तो जैसे ही अपनी क्लासेस शुरू होगी, वीकली या हर 10वें दिन क्या करेंगे, अपन इसका एक टेस्ट रखते जाएंगे मॉक टेस्ट टाइप में, प्लस एंड में जो कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है वो भी रखेंगे। तो मेरा ये कहना है, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, आपने सोचा है, तो आप जुड़िए हमारे साथ, अपन सिस्टमेटिकली चीज़ों को शुरू करेंगे। पार्ट ए है तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छी फैकल्टी से आपको करवाएं, नहीं होगा तो हम ये भी आपको बिल्कुल ज़रूर गाइड करेंगे कि आप में इसको साथ साथ में कैसे इसको कवर कीजिए, कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। बस आपको साथ में कनेक्टेड रहना पड़ेगा और एक सोर्स पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस कर लीजिए अलग अलग, कोई अगर आपको दूसरा टीचर या कोई दूसरी किताब से समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग जो करेंगे उसको भी आप एक बार देखिएगा ज़रूर, एफर्ट्स को आपको समझ लगता है, बैठता है कि हाँ ये इनकी जो अप्रोच है ये ठीक है, इससे मामला बैठ सकता है, तो आप उसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तैयारी को बंद मत कीजिए। आपने 2 एग्ज़ाम दिए, 3 दिए, 1 दिया, उसका जो भी रिज़ल्ट रहे, ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। वैकेंसी आ चुकी है, एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 1-2 महीने आप इनको पढ़ सकते हो आराम से, तो ये कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। और ये स्टैट्स, इकोनॉमिक्स आपको राजस्थान के हर एग्ज़ाम के अंदर काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है किसी भी तरह की, तो अब इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सिर्फ उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी हल मिल जाएगा। जो अपना ऐप है वन एग्ज़ाम, उसके चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना संभव होता नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी क्वेरीज आती रहती है, यूजलेस। तो आपको कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इश्यू लगता हो